Assalamu alaikum everyone. I'm Nabil Ahmed and I'm from Department of General History from Sindh University of Jamshoro. आज हम यहाँ हैदराबाद सिंध म्यूज़ियम में मौजूद हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स की काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और हम आज पर डिस्कस करेंगे मोहिंजोदड़ो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे अहम शहर माना जाता है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की 4 अजीम तहज़ीबों में से जो सबसे पुरानी तहज़ीब है उनमें से सबसे ज़्यादा पुरानी जो तहज़ीब है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि कहा जाता है कि 3300 से 1300 तक पाकिस्तान में मौजूद रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 1921 में जब ब्रिटिशर्स का दौर था, उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम तैयार की जिसमें इन्होंने सर जॉन मार्शल को एज ASI अपॉइंट किया। उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट टीम की मदद से हड़प्पन के खंडरों को जब सर्वे किया तो पता पड़ा कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लगभग 5000 साल पुरानी एक सिविलाइजेशन है। और इसी के बीच में इनको एक इंडस के किनारे वहाँ पर उनको एक हिस्टोरिकल साइट मिलती है जहाँ पर इनको काफ़ी इंसानों की हड्डियाँ मिलती हैं, तो जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया मोहिंजोदड़ो, द माउंट ऑफ द डेड। मोहिंजोदड़ो कहा जाता है कि इंसान की तारीख में सबसे पहला अर्बन सेंटर माना जाता है और ये साउदर्न पाकिस्तान इंडस नदी के किनारे मौजूद है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बेस्ट प्रिजर्व सिटी भी मोहिंजोदड़ो को कहा जाता है। और अराउंड 2500 BC में एट द सेम टाइम व्हेन पिरामिड्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इट वाज बिल्ट। और तकरीबन 500 एकड़ की सरफेस ये मोहनजोदड़ो जो है कवर करता है। मोहनजोदड़ो अब 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड था, एक द सिटाडेल और एक लोअर टाउन। अब सिटाडेल को अगर देखें तो वो एक उनके मोहनजोदड़ो के जो एक्सेप्शनल मॉन्यूमेंट्स थे उनका घर था, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया जो कि 900 फुट स्क्वायर बड़ा था, जिसमें पानी इतना सारा पानी भरा जाता था। और मोहनजोदड़ो का अगर हम वाटर सिस्टम देखें तो वहाँ पर नहाने का और टॉयलेट्स वगैरह वॉशरूम्स बने हुए थे और एक एलोबरेट स्विच सिस्टम भी था। और उनके पास फ्रेश वाटर तकरीबन 700 वेल्स जो है फ्रेश वाटर्स की थी। रोमन बाथ्स देखें जो कि तारीख के सबसे बेहतरीन बाथ्स माने जाते हैं, वो मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ बनने के हजारों साल बाद जो है वो बने गए। मोहनजोदड़ो हैज नो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स or governance such as no palaces or royal tombs or temples। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सोसाइटी थी मोहनजोदड़ो ये स्टेट के इंटरेस्ट पर नहीं बनी गई थी, जैसे कि मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सोसाइटीज बनी गई थी। अब लोअर टाउन को अगर देखें तो इट मे डेमोन्स्ट्रेट सोसाइटीज egalitarian structure। The lower town with its intricate water system was home to between 20,000 and 40,000 people। उस वक़्त की काफ़ी अर्बन एरिया से अलहदा ये एक ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था, जो कि आजकल मॉडर्न टाउन्स में भी मौजूद है। कहा जाता है तकरीबन 600 साल बाद ये जो सिटी थी वो कोलैप्स कर गई। अभी ये किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर मेन रीज़न क्या था, लेकिन ये कह सकते हैं कि कल्चर्स की चेंज की वजह से या उनका रिवर की तब्दील होने की वजह से जो है उन्होंने वो उस टाउन को जो है बिल्कुल अबेंडन कर दिया। और जब ये रिडिस्कवर हुई 1911 में, तकरीबन 4000 साल बाद काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट की एक्सकेवेशंस के बाद जो है हमें ये मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेचूज़ बने हुए हैं ये वो स्टेचूज़ हैं जिनकी ये पूजा करते थे। और डांसिंग गर्ल्स भी बनी हुई हैं। अब इनका तो लैंग्वेज डिसाइफर ना होने की वजह से अब अभी तक कुछ सच मालूम नहीं हुआ है कि ये आखिर आर्टिफैक्ट्स जो बने हुए हैं क्या क्या इनकी जो है मीनिंग है, क्या मतलब। कॉइन्स में बस ये पता पड़ता है कि इनकी हर एक इलीट फैमिली और जो होती थी रेस होती थी उनका अलग ही करेंसी उनके लिए अलग ही बनी हुई होती थी।
हम ग्रेट बाथ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के जो हड़प्पन इंजीनियर्स थे वो काफ़ी काबिल एहतराम थे। देखो देख के जैसे अब कैसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने ग्रेट बाथ की जो स्टेयर्स भी बनाई हुई है दोनों तरफ से, और साइड्स में जो है उनके चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं, और इनमें कहा जाता है कि जो ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं वो बर्न्ड ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं ग्रेट बाथ में, और ये तकरीबन 900 फुट स्क्वायर बड़ा है। और देखा जा सकता है कि कैसे एंशियंट टाइम्स में मॉडर्न जो है आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की मिसाल है मोहनजोदड़ो में। और अब हम अगर देखें इनके जो आर्टिफैक्ट्स और ये जो बने हुए हैं स्टेचूज़ वगैरह, इनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी में कैसे स्किल्ड आर्टिसंस मौजूद थे एंशियंट टाइम में, सो भी यानी कुछ 5000 साल पहले। और ये आप देख सकते हैं डाइस जो बना हुआ है, वो जो लूडो खेलते हैं वो 5000 साल पहले इनके पास भी जो मौजूद था। और इनकी अगर लैंग्वेज देखें वो डिसाइफर ना होने की वजह से जो है आज तक हमें मालूम नहीं हो सका कि आखिर ये कहाँ से आए, कहाँ गए, कौन थे और इनका ओरिजिन क्या था, ये कौन से लोग थे। बस हमें जो ये टूटे फूटे इनके जो ठिक्करों के सामान मिले हैं जो कि किले जिसको हम बोलते हैं, बस उनसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ के जो आर्टिसंस थे वो काफ़ी वेल स्किल्ड थे। ब्रोंज़ का यूज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। हड़प्पन की मैच्योर एज में वहाँ पर ब्रोंज़ से वो ज्वेलरी, नीडल्स, टॉयज़ वगैरह ये जो काफ़ी सारे बनाते थे, काफ़ी सारे वेपन्स भी बनाते थे। और देखा जाए कि ब्रोंज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था उस वक़्त के दौर में। जो हमें ब्रोंज़ से बनी हुई चीज़ें वहाँ पर मिलती है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आम था ब्रोंज़ का यूज़ उस वक़्त में। तो ब्रोंज़ को बनाने के लिए कॉपर और टिन की भी काफ़ी ज़रूरत थी, तो इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज़ की काफ़ी शॉर्टेज भी जो है मिलती है। तो उस वजह से वहाँ के जो शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उन को जो है इम्पोर्ट करने पड़ते थे ये ऐसे आइटम्स। कॉपर वहाँ वहाँ पर उनको मिलता था ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान से और राजस्थान की डेजर्ट से, और ज़्यादा से ज़्यादा टिन जो था वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान से दरियाफ्त होता था। काफ़ी स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो उसने डेवलप किया ताकि वो ऐसे मटेरियल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकें। तो यही काज हो सकता है कि जो हड़प्पन कल्चर था तो वो स्प्रेड करता है थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब लैंग्वेज डिसाइफर ना होने की वजह से उनके रिलीजन का तो कुछ नहीं मालूम हुआ, लेकिन ये जो पशुपाती सील है इससे इतना मालूम हो सकता है कि ये 3 हेडेड जो इनका कोई गॉड था जिसको ये वर्शिप करते थे। ये फिगर ऐसा लगता है कि ये कोई इनका कोई जो है वो खुदा था। अगर हम इसके इर्द गिर्द देखें तो हमें जानवरों की तस्वीरें भी मिलती हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी लाजमी। सो एज़ फार एज वी कैन टेल कि इनों में कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ थी। उनका आर्किटेक्चर, उनका अर्बन प्लानिंग, वेट मेजर्स, रिटन लैंग्वेज और जो ब्यूटीफुल स्मॉल फिगरिंग्स जो वो यूज़ करते थे। मेरली विद इन अ सेंचुरी ऑफ इट्स गोल्डन एज हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो जो है डिक्लाइन की तरफ आ गई। तकरीबन वहाँ की जो एरियाज थी वो तो कोलैप्स हो गई। हड़प्पन कल्चर की लैंग्वेज डिसाइफर ना होने की वजह से ये एक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक रिडल है कि कैसे आखिर जो है ये सिविलाइजेशन आखिर डिक्लाइन की तरफ गई। आज आज के वक़्त में काफ़ी सारे स्कॉलर्स ये नहीं मानते कि सिर्फ़ एक ही कोई काज़ होगा इनकी डिक्लाइन का। वो कहते हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा इनकी डिक्लाइन का। जबकि गुज़रे हुए स्कॉलर्स ने वो कॉन्फिडेंटली कहा है कि इन 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 पर जो है इन्वेडर्स की वजह से जो है इनका डिक्लाइन आया, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्यंस को जो कहा जाता है, लेकिन ये रिजेक्ट किया गया है एज अ प्राइमरी काज। आज के काफ़ी सारे मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट और मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि
जो इनका डिक्लाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है इनका डिक्लाइन आया। सो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का ये मानना भी है कि वहाँ पे लोगों ने इन सारे फैक्टर्स की वजह से माइग्रेट करना शुरू किया, तो वो अपने नेबरिंग हड़प्पन सोसाइटीज़ की तरफ चले। तो वहाँ पर जाने के बाद तो एक और मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, जो कि दूसरा एक बड़ा काज बना। The Harappan civilization relied heavily on the agriculture system. उन लोगों को फॉरेस्ट जो थे वो वहाँ पर जंगल क्लियर करने पड़ते थे दूसरे फार्म लैंड्स बनाने के लिए। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो वहाँ पर डिमांड्स भी एग्रीकल्चर की बढ़ती गई। तो वहाँ पर जैसे ओवर पॉपुलेशन हो गई, उन लोगों को ट्रीज़ और जब वुड की काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ जाती है आग वगैरह जलाने के लिए या ब्रिक्स बेक वगैरह करने के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो वहाँ के हड़प्पन जो लोग थे वो ऐसे जैसे इन फैक्टर्स की वजह से, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से, तो फिर वो उन्हें मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता है गेंजिस रिवर या इस तरफ। ये एटलीस्ट एक हिपोथेसिस है कि काफ़ी सारे स्कॉलर जो है ना वो इसको मोर और लेस एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो वहाँ की ग्रेट सिटीज़ थी मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, उन्हों के लोगों ने उनको अबेंडन तो फुली कर ही दिया था, लेकिन 18th सेंचुरी तक जो है वहाँ पर फिर भी 18th सेंचुरी के बाद कुछ साल तक कल्चर रहा। लेकिन ओवर टाइम ऐसा होता आया है कि जो नए लोग फिर माइग्रेट करते हैं और नए रीजन्स में माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना वैदिक रिलीजन में जो है वो मर्ज हो जाते हैं। Alexander Cunningham, the then elected general of the newly established archaeological survey in India, he visited a few mysterious mounds in हड़प्पा, जो कि उस वक़्त में ब्रिटिश इंडियन कहलाया जाता था। तो 1902 में जब ये एक नौजवान इंग्लिश लड़का जिसको सर जॉन मार्शल कहा जाता था, वो अपॉइंट होता है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एज अ डायरेक्टर। तो वो 1920 में डिसाइड करता है कि वो एक एक्सकेवेशन ऑर्गेनाइज करेगा इन साइट्स की। तो जब वो एक्सकेवेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर उनको स्ट्रीट्स मिलती हैं जो कि ब्रिक से बनी होती हैं। 1922 में जब हड़प्पा को एक्सकेवेट किया जा रहा था, तो उस वक़्त उसके ही करीब एक दूसरी साइट मोहनजोदड़ो को भी एक्सकेवेट किया जा रहा था, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट R.D. बैनर्जी की तरफ से टीम लीड की जा रही थी। तो वो एंशियन बुद्धिस्ट स्तूपों का जब खुदाई कर रहा था, तो उधर से उसको भी सेम सील्स मिलते हैं जो कि हड़प्पा की एक्सकेवेशन में उन लोगों को मिलते हैं। तो उनसे जब उनको सील्स मिलते हैं, वहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी होती है वो उनसे इनको ये रियलाइज़ होता है कि ये जो लैंग्वेज लिखी है वो दूसरे जो भी ब्राह्मणिक इन्हों को जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं तो उनसे काफ़ी डिफरेंट है। तो वो कंक्लूड करता है कि वो जो कुछ भी वहाँ से जो है वो एक्सकेवेट कर रहा था वो काफ़ी पुराना है। तो आगे चल के वो बिल्कुल सही होता है कि वो काफ़ी पुरानी ही होती है सिविलाइजेशन। सर जॉन मार्शल जब खुद आते हैं उस साइट को एग्जामिन करने, तो वो कहते हैं कि ये जो दोनों ही सिविलाइजेशन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो एक ही ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ही है। तो इसी वजह से वो उनको नाम देता है इंडस वैली सिविलाइजेशन।